हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 11 पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। This is my email ID. You can follow me on Instagram as well. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा था। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट पर्टिकुलर लेवल। जब गवर्नमेंट सेट करती है एक्सचेंज रेट को तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और गवर्नमेंट इसको जो इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा भी फिक्स कर सकती है और कम भी फिक्स कर सकती है। सो रेट इंक्रीज भी कर सकती है गवर्नमेंट और रेट डिक्रीज भी कर सकती है। सो दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा भी कर सकती है और इक्विलिब्रियम रेट से कम भी सेट कर सकती है। Now when exchange rate is set higher than the equilibrium exchange rate, जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से हायर सेट करती है एक्सचेंज रेट, तब क्या होता है? अब R इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जब गवर्नमेंट हायर सेट करेगी मतलब R1 सेट करेगी एक्सचेंज रेट को, सो फर्स्टली 1 US डॉलर्स was equal to ₹50. अब 1 US डॉलर्स will be ₹60। अब इसमें गवर्नमेंट डेलिबरेटली कर रही है ये, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, बट जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज लोड, कम हो जाएगी वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की। पहले 1 US डॉलर वॉज इक्वल टू ₹50, अब 1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹60। इसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि अब 1 US डॉलर ₹60 के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है रुपी, वो लोअर हो गई उसकी वैल्यू। नाउ वील स्टडी डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर डीवैल्यूएशन होता है। नाउ व्हेन द value of domestic currency Indian rupee has been deliberately lowered by the government, जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को कम करती है डेलिबरेटली तो उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है? when the value of domestic currency reduces in the international money market, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में रिड्यूस होती है, वैल्यू कम होती है हमारी करेंसी की बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ऑन द अदर हैंड जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली उसको कम करती है, डीवैल्यू करती है हमारी डोमेस्टिक करेंसी को, तो उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सो होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन से क्या होगा? डीवैल्यू हो जाएगी जब हमारी करेंसी, दैट मीन्स सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यहां से एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि डीवैल्यू हो जाएगी हमारी करेंसी, जिसकी वजह से धीरे धीरे देयर विल बी फॉल इन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा इंटरनेशनल मनी मार्केट में, जिसकी वजह से जो डीवैल्यूएशन का पर्पस था वो तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया इंटरनेशनल मनी मार्केट में तो हमने पर्पसली इसलिए कम किया था ताकि हम जो एक्सचेंज रेट है इंटरनेशनल मनी मार्केट में उसको इंक्रीज कर सकें। सो इससे पर्पस खत्म हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट नीड टू एब्सॉर्ब द एक्सेस सप्लाई बाय द वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो गवर्नमेंट खुद ही परचेज करेगी फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मनी मार्केट में, और जो गवर्नमेंट के रिजर्व्स होंगे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ जाएंगे। अब हमने पढ़ा था कि आरबीआई एंगेज होती है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, तो आरबीआई इन्वॉल्व होगी फॉरेन करेंसी को
परचेज करने में इंटरनेशनल मनी मार्केट में, जिससे जो हमारा डिवैल्यूएशन का पर्पस होगा वो सॉल्व हो जाएगा। Now when equilibrium rate is set lower than the equilibrium exchange rate, जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली जो एक्सचेंज रेट है वो कम सेट करती है, जैसे इसमें रेट 50 रुपीज $1 के इक्वल है और गवर्नमेंट ने जो न्यू रेट सेट किया है 40 रुपीज इज इक्वल टू $1। सो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था ये। अब जो न्यू रेट है वो R1 हो जाएगा। सो इसे हम क्या कहेंगे कि जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की उसको डेलिबरेटली रेज किया गया है। पहले $1 was equal to ₹50, अब $1 is equal to ₹40। इससे क्या हुआ, दैट मीन्स जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की उसको इंक्रीज किया गया डेलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट, तो इस केस को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में जो एक्सचेंज रेट है उसको इंक्रीज किया जाता है और रीवैल्यूएशन में जो एक्सचेंज रेट है उसे डिक्रीज किया जाता है। नाउ रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, when the value of domestic currency Indian rupee has been deliberately raised by the government, this is called revaluation। तो जब वैल्यू रेज की जाती है डोमेस्टिक करेंसी की तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिक्रीज किया जाता है एंड वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेलिबरेटली इंक्रीज हो जाती है। अब हमने एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। जो रीवैल्यूएशन है इसमें गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है और अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी rises in international money market because of the market forces of demand and supply, the government however plays no role। तो इसमें गवर्नमेंट रोल होता है रीवैल्यूएशन में, बट अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। ये इंटरनेशनल मनी मार्केट में बढ़ती है बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नाउ व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की इंप्लीकेशंस क्या होंगे, पहला, revaluation leads to excess demand for foreign currency in the international money market। अब जैसे ही जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की एक्सेस डिमांड हो जाएगी इंटरनेशनल मनी मार्केट में। नाउ द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स। तो इसलिए आरबीआई कैसे फुलफिल करेगी, इसको सप्लाई करके अपने रिजर्व्स को फॉरेक्स के, फॉरेन एक्सचेंज के। In case supplies are not released from the reserves of forex, there may emerge a black market for sale and purchase of dollars। तो अगर रिलीज ना की गई तो इसलिए उसकी वजह से क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी, सेल ऑफ परचेज ऑफ डॉलर्स की। Now what is gold standard system of exchange rate? एक ओल्ड वेरिएंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। गोल्ड was taken as common unit of parity between the currencies of डिफरेंट कंट्रीज। गोल्ड को एक कॉमन यूनिट लेते थे पैरिटी का बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हर एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड निकाली जाती थी। ईच कंट्री वाज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किस में निकालती थी, गोल्ड की टर्म्स में। और ये जो सिस्टम है 1920s में था। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स्ड कंसीडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। तो एक करेंसी और दूसरी करेंसी की वैल्यू आपस में कैसे फिक्स की जाती थी, ये कंसिडर किया जाता था कि उन दोनों की गोल्ड वैल्यूज क्या है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और 1 US डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो हमें 1 यूके पाउंड की भी वैल्यू दी हुई इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और 1 US डॉलर की वैल्यू भी दी हुई इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो 1 यूके पाउंड क्या हो जाएगा, 1 यूके पाउंड विल बी इक्वल टू 2 US डॉलर। इसका मतलब 2 US डॉलर एक्सचेंज हो सकते हैं एक यूके पाउंड के बदले में। और इनका एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, यूके रेशियो यूएसए का 1:2। अब इस सिस्टम को मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। और जो मिंट वैल्यू होती थी करेंसी की, दैट वाज इक्वल टू गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। नाउ ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट,
अब इसमें क्या होता था, डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। तो डिफरेंट करेंसी को किस में निकालते थे हम, यूएस डॉलर की टर्म्स में निकालते थे। यूएस डॉलर वाज असाइन्ड गोल्ड वैल्यू एट फिक्स्ड प्राइस, और यूएस डॉलर को गोल्ड वैल्यू असाइन की जाती थी एक फिक्स्ड प्राइस पर। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो बेसिकली उस करेंसी की वैल्यू गोल्ड की टर्म्स में निकलती थी, क्योंकि यूएस डॉलर को भी गोल्ड वैल्यू असाइन की जाती थी एक फिक्स्ड प्राइस पर। So gold continued to be the ultimate unit of parity between any two currencies. Adjustment in the parity value of one currency was possible, but only if allowed by IMF. तो ये जो parity value की adjustment है, ये तभी possible थी जब International Monetary Fund allow करता था। तो basically gold ही ultimate unit of parity थी between the two currencies। पहले वाले में जो हमने पढ़ा था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में, उसमें गोल्ड वैल्यू असाइन होती थी डिफरेंट करेंसीज को। इसमें सारी करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स निकालते हैं, और यूएस डॉलर को अल्टीमेटली गोल्ड वैल्यू दी जाती है। सो गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज। नाउ व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग? मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इट इज थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। जब सेल एंड परचेज करती है आरबीआई फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मनी मार्केट में, उसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, अब हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमें एक्सचेंज रेट कम करना पड़ता है, जो सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो उस टाइम पे रिलीज करेगा अपना सप्लाई करेगा यूएस डॉलर्स को। Now other things remaining constant, higher the supply of US dollars would lower the price of US dollars. अब जितनी ज्यादा सप्लाई इंक्रीज करेगी US डॉलर्स की, उतना ही उसका प्राइस कम हो जाएगा US डॉलर्स का एज डिजायर्ड, और हमें ये चाहिए था। दिस वुड लीड टू अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी। दैट मीन्स जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रेज्ड, जब हमें एक्सचेंज रेट को बढ़ाना होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिमांड इंक्रीज कर देगा। डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स इंक्रीज कर देगा इन फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कैसे इंक्रीज करता है, थ्रू इंपोर्ट्स, और सप्लाई कैसे इंक्रीज करता है, थ्रू एक्सपोर्ट्स। तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी फॉर यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाउ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स वुड रेज द प्राइस। अगर अब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी यूएस डॉलर्स के लिए, सो उससे क्या होगा, जो प्राइस है यूएस डॉलर्स का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट। द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वुड बी देयर। तो बेसिकली मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या हुआ, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। कौन करता है, ये आरबीआई करता है इंडिया में, सो दैट द एक्सचेंज रेट is managed within the desired limits, ताकि हम एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सके, उसको कम ज्यादा कर सके। सो आरबीआई एक्सरसाइज करता है ये। सो या तो सप्लाई इंक्रीज कर देता है फॉरेन एक्सचेंज की, या डिमांड, और उस हिसाब से अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी का। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या कंपोनेंट्स है डिमांड के, सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। जब भी हमें इंटरनेशनल लोन्स की रीपेमेंट करनी है, हमें उसको फॉरेन करेंसी में रीपे करना है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। सो देयर विल बी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिमांड का। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है। अब जब भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए। सो अगर हमें यूएसए में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। This is also component of demand for foreign exchange. Third component is imports. जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, जैसे सेल फोन, टीवी, सो हमें जो पेमेंट करनी होती है वो फॉरेन एक्सचेंज में ही करनी पड़ेगी, उनकी करेंसी में ही करनी पड़ेगी। वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। सो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देन फोर्थ, डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। कोई भी चीज जब हम परचेज करेंगे, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, उस कंट्री की करेंसी चाहिए। और अगर कोई स्टडीज के लिए जा रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। सो दिस इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ
demand for foreign exchange. The next is grants and donations. जब भी हमें grants and donation कोई किसी भी कंट्री को डोनेशन देनी है, कंट्रीब्यूट करना है, तो उन्हीं की करेंसी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. वी नीड फॉरेन एक्सचेंज. तो हमें उसी करेंसी में देना जो एक्सेप्टेबल है. अगर हमें यूएसए में ग्रांट या डोनेशन देनी है, सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स ओनली. 6. पेमेंट ऑफ इनकम्स. पेमेंट ऑफ इनकम्स का क्या मतलब हुआ? जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी राइज होती है फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस विच आर रिपाट्रिएटेड अब्रॉड. जो अब्रॉड भेजनी होती है हमें इनकम. अगर कोई भी अब्रॉड हमारे लिए काम कर रहा है, उसको इनकम भेजनी है, सो इट इज बेसिकली फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा? फॉरेन एक्सचेंज. हमें फॉरेन करेंसी चाहिए. अब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है. अब इस केस में क्या होता है कि जब एक्सचेंज रेट लो होता है, सो मोर फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड, and when exchange rate is high, less foreign exchange is held. तो ये भी कंपोनेंट है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन करेंसी का. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी. या इसको हम बोल देंगे कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेस क्या हो जाएंगे? सबसे पहला है एक्सपोर्ट्स. अगर एक्सपोर्ट्स करेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज को, सो देयर विल बी इट विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारी कंट्री में फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये भी कंपोनेंट हो जाएगा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है? कोई भी कंट्री अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी, सो उनको भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा. फिर अगेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फिर दोबारा इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसको हम ROW लिख रहे हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर कोई भी कंट्री हमसे परचेज करती है, सो देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. उस कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा उसका. देन नेक्स्ट लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम लोन ले रहे हैं, सपोज यूके से हम लोन ले रहे हैं, तो यूके पाउंड आएगा इंडिया में, सो इट contributes to supply of foreign exchange. This is also component of supply of foreign exchange. Then next, grants and donations from the rest of the world. अब rest of the world से अगर हम grants and donations ले रहे हैं, फिर inflow होगा foreign exchange का. Next, income receipts. अगर कोई income receipts आ रही है rest of the world से, हमें income pay की जा रही है, that will also lead to inflow of foreign exchange. बाहर की करेंसी हमारी कंट्री में आएगी from the rest of the world. Then next, remittances by the non-residents. अब NRIs भी एक important source है सप्लाई या रिसीप्ट के फॉरेन एक्सचेंज के from the rest of the world. तो जो भी remittances आएंगे, इसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तब भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा from the rest of the world. So these are the components of supply of foreign exchange. Now we'll study about foreign exchange market. Foreign exchange market क्या होती है? Market for national currencies of different countries in the world. तो बेसिकली सेंटर होता है ट्रेड का फॉर डिफरेंट करेंसीज. जो बायर्स और सेलर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, दे विश टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज. तो दिस इज सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज. यहीं पे जो करेंसीज हैं वो एक्सचेंज होती हैं.
तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? पहला ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा क्रेडिट फंक्शन और तीसरा हेजिंग फंक्शन। अब एक एक करके हम फंक्शन को समझेंगे। द फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही परचेजिंग पावर ट्रांसफर होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, हम किसी भी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सेकेंड इज क्रेडिट फंक्शन, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली अगर प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, प्रोविजन प्रोवाइड करता है क्रेडिट का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमें क्रेडिट मिल जाता है फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो सेकेंड फंक्शन इज credit function. Third is hedging function. It implies protection against risk related to variations in foreign exchange rate. अगर कोई भी रिस्क है related to foreign exchange rate, कोई भी सेल परचेज में रिस्क है, सो उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। ये कौन सा फंक्शन होता है? ये होता है hedging function। और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट को लॉक कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर सप्लाईज। सिंगल एक्सचेंज रेट पे ही, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे फ्यूचर सप्लाईज होती है फॉरेन एक्सचेंज की। नाउ व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? ऑपरेशंस क्या है? इसके ऑपरेशंस के अंदर दो टाइप ऑफ मार्केट्स आते हैं, एक स्पॉट मार्केट, एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को करंट मार्केट भी कहते हैं। अब एक एक करके हम स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट को समझेंगे। नाउ व्हाट इज स्पॉट मार्केट? That market which handles the spot transactions or current transactions. जो spot या current transactions को handle करता है उसे हम बोलते हैं spot market. Daily nature transactions होती हैं, it does not trade in future deliveries. Future transactions में trade नहीं करता है spot market, and the rate of exchange is called spot rate of exchange. जिस rate of exchange पे transactions होती हैं spot market में उसे हम क्या बोलते हैं? Spot rate of exchange. Next is forward market. It is that market which handles such transactions of foreign exchange that are meant for future delivery. जो future delivery से related होती हैं transactions, तो उसको कौन handle करता है? Foreign exchange market. Now, it is basically the transaction is signed today but are to materialize on some future days. Sign कर देते हैं, agreement हो जाता है, but जो goods and services provide कराना है या materialize कराना है वो किसी और future date पे होता है। सो बेसिकली इसमें फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ये स्पॉट ट्रांजेक्शन से जो डील नहीं करते हैं, स्पॉट ट्रांजेक्शन से सिर्फ स्पॉट मार्केट डील करती है। देन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और जिस रेट ऑफ एक्सचेंज पे डीलिंग होती है फॉरवर्ड मार्केट में उसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और स्पॉट में स्पॉट एक्सचेंज रेट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट? पहला डिफरेंस, इट हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शंस। स्पॉट मार्केट करंट ट्रांजेक्शंस हैंडल करती है और फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर ट्रांजेक्शन हैंडल करती है। जिस रेट पे ट्रांजेक्शन होती है स्पॉट मार्केट में उसे कहते हैं हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और जिस रेट पे फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। इट डज नॉट अलाउ हेजिंग, हेजिंग नहीं होता है स्पॉट मार्केट में क्योंकि इसमें फ्यूचर ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। एंड इट अलाउज हेजिंग, हेजिंग फॉरवर्ड मार्केट में होती है क्योंकि इसमें हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। हेजिंग बेसिकली फंक्शन था, किसका फंक्शन होता है हेजिंग? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, which means avoiding the risk of an adverse change in exchange rate by signing foreign exchange transactions for future delivery. तो बेसिकली इस फंक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज रेट लॉक हो जाता है कि आने वाले टाइम में मे बी एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होने की वजह से नुकसान या फायदा वो दोनों पार्टीज को ना हो। तो इस वजह से क्या होता है, ये रिस्क अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सचेंज रेट को लॉक कर देते हैं, ER इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो ये फंक्शन होता है हेजिंग फंक्शन। तो ये फॉरवर्ड मार्केट अलाउ करती है हेजिंग क्योंकि इसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात होती है, बट स्पॉट मार्केट में नहीं होता है हेजिंग क्योंकि इसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही है। नाउ हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।